नमस्कार साथियों। आज हम अपने यूपी टेट परीक्षा की सीरीज में लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। हमारे ऑप्शन है d इज इक्वल टू वी अपॉन टी, वी इज इक्वल टू टी अपॉन डी, डी इज इक्वल टू वी माइनस टी, या फिर d इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो देखिए यहाँ पर चाल को दिखाया है v से, दूरी को d से और समय को t से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि d इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये जो हमारा चाल का मेन फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जो छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को यहाँ v से दिखाया है, दूरी s अपॉन दूरी को दिखाया है d से, तो d अपॉन t। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी इसका जो मेन फार्मूला होता है, और इसके कई रूप हो जाएंगे। इससे d इज इक्वल टू वी इंटू टी बन जाएगा, और बाकी कोई भी संबंध इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो मेन फार्मूला चाल का होता है दूरी बटे समय, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है। हमारे ऑप्शन है विस्थापन, स्थिति, वेग या फिर संवेग। तो त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर है वेग। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दिखाते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v है, तो जो वेग में परिवर्तन हुआ b माइनस यू समय के साथ, यानी कि एकांक समय में जो परिवर्तन हुआ, यानी कि जो परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर, इसको डेल्टा v अपॉन टी भी कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का होगा। ऑप्शन है हमारे असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल या फिर असमान चाल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक समान त्वरण। यानी कि वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग समानुपाती है समय के। तो यानी कि वस्तु हमारी एक समान त्वरण से चल रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? हमारे ऑप्शन हैं गति, वेग, त्वरण या फिर विस्थापन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। वेग समय ग्राफ के वक्र के तहत जो क्षेत्र है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। अगर वेग नियत है तो क्षेत्रफल जो आता है वो वेग गुणा समय, यानी कि जो विस्थापन के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु एक समान त्वरण प्राप्त कर सकती है। स्थिर चाल से गतिमान वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि उसके जो वेग परिवर्तन की दर है वो पूरी गति के दौरान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर घर्षण रहित है तो त्वरण उसका बढ़ता जाता है, तो इसलिए गलत है। स्थिर चाल तो त्वरण तो है ही नहीं उसमें जब चाल स्थिर है तो। और तीसरा जो ऑप्शन हमारा बैठता है कि मुक्त रूप से गिरने वाली, अगर कोई वस्तु
ऊपर से गिर रही है, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे गिरने में गुरुत्वीय त्वरण जी उस पर लगता है, जो हमेशा एक समान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है, वो लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमारे ऑप्शन हैं 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर, अगला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर अगला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं, जो कि हमारे पहला समीकरण होता है ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा समीकरण हमारा आता है ये हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर, और जो तीसरा इक्वेशन आता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ये तीनों समीकरण गति के हो गए, तो जो संबंध गलत है वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है। तो गति के तीनों समीकरण दिमाग में बिठा लीजिए। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर, और थर्ड हुआ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय और s क्या है? दूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग और त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण समान बना रहता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेग शून्य होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, पत्थर है या बॉल है, तो वो रुकती तभी है, उसका लास्ट पॉइंट तभी आता है जब उसका वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। और त्वरण उस पर हमेशा कितना लगता है? क्योंकि त्वरण जब ऊपर जाती है वस्तु तो माइनस में त्वरण होता है, लेकिन वैल्यू उसकी हमेशा कितनी होती है? लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जिसको हम जी कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे लगभग 10 ही हम दिखाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की ब्राह्मावस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है, वो क्या है? हमारे ऑप्शन है उष्मा, शक्ति, ऊर्जा या फिर बल। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल। कोई भी वस्तु ब्राह्म में रखी है, रेस्ट में रखी है, उसे हमें गति में बदलना है तो उस पर हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और यही न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के, हमारे ऑप्शन हैं गुणनफल, योग, अनुपात या फिर अंतर के बराबर होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर के बराबर। यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर विपरीत दिशा से बल लग रहे हैं, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो उस पर जो टोटल बल लगेगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर ही लगेगा। वो स्थिति ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है कि एक इधर और एक इधर। ये हुआ F1 और इधर का हुआ F2। तो जो इस पे नेट बल लगेगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, और जो बल ज़्यादा होगा उसी की दिशा में ये बल लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। ये कथन है न्यूटन के घर्षण का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई वस्तु रखी हुई है स्थिर
या फिर वो गति कर रही है, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो उसकी अवस्था चेंज नहीं होगी। मतलब अगर विराम में है, रखी है रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रखी रहेगी, और अगर चल रही है एक समान गति से तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, या फिर यात्री के पीछे, या फिर रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है? तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यात्री के हाथों में। वो जो स्थिर गति से रेलगाड़ी दौड़ रही है और वो सब एक साथ चल रहा है, क्योंकि यात्री की भी क्या हो रही है, गति हो रही है, और वो सब कुछ जड़त्व के अकॉर्डिंग एक समान गति में ही चलता रहेगा, इसलिए गेंद नीचे आकर यात्री के हाथों में ही गिरेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? हमारे ऑप्शन है अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन या फिर एडिसन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। गति के 3 नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे। देखिए साथियों, मैंने बिल्कुल फिजिक्स का बेसिक जो इसका सिलेबस है यूपी टेट का, उसी से ये वीडियो बनाई है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमोद की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति के नियम, अपवर्जन सिद्धांत, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, या फिर ऊष्मा गतिकी के नियम? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ों की व्याख्या हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, चौथा नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यानी कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यानी कि बल संवेग हमें परिवर्तन करना है तो बल हमें क्या करना होगा, बढ़ाना। संवेग बढ़ाना है तो बल बढ़ाना होगा, कम करना है तो कम करना पड़ेगा, और यही हमारे न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। संवेग का मतलब होता है सहती गुणा वेग, नाम में ही इसका है। सहती मतलब कहते हैं द्रव्यमान को, और संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, mv, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को सहती द्रव्यमान का मतलब है, तो संवेग का मतलब mv, द्रव्यमान गुणा वेग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया? हमारे ऑप्शन हैं गति का तीसरा नियम, दूसरा नियम, प्रथम और दूसरा नियम, या फिर गति का प्रथम नियम? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरा नियम। अभी ऊपर भी मैंने बताया गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। हमने किसी को थप्पड़ मारा तो हमारे हाथ ने उसके गाल पे बल लगाया, और गाल से उतना ही बल हमारे विपरीत दिशा में किस पे लगा है, हाथ पे लगा है। वैसे ही जब हम किसी को मेज पे हमने हाथ मार दिया अपना, तो हमारे हाथ ने मेज पे बल लगाया और मेज ने क्या करा है, हाथ पे उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया है, इसलिए चोट हमारे हाथ पर भी महसूस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है प्रकृति में कोई भी बल कभी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता है। तो देखिए ये बात सही हो गई है अभी, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि हर बल के विपरीत क्या होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो ये बात ठीक है। और जबकि हमसे क्या पूछा है, कौन सी सही नहीं है। दूसरी बात पूछी, जब गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पत्थर भी पृथ्वी पर एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है, और चौथा ऑप्शन है तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है।
तो देखिए हमारा इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है, इन्होंने ये बात कही है और ये बात गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि तीसरे नियम के अकॉर्डिंग कि हर क्रिया की क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो बल दोनों क्या लगते हैं, एक ही समय पर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बल दूसरे का कारण बना कि एक बल लगा उसके बाद दूसरे का लगेगा। कार्य कारण होता तो एक बल कारण बनता, एक कार्य अगर एक बल को हम मानते तो दूसरा उसका कारण होता कि भाई इसके कारण ये बल लगा, थोड़ा समय का उसमें क्या आता, डिस्टरबेंस आता। लेकिन ये जो दोनों बल होते हैं वो एक ही समय पर लगते हैं और कोई भी एक दूसरे का कारण या परिणाम नहीं है, और साथ साथ दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। क्योंकि और दूसरी बात, लगाया एक बल क्या होगा, एक लगा बाहरी बल और दूसरा उसके बराबर और विपरीत दिशा में अपने मान को, मतलब ये क्या होगा कि विपरीत दिशा में लगेगा, बराबर होगा, तो इसमें कोई मतलब बल है, संबंध अंतर्निहित है। लेकिन तीसरे नियम में कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है, ये बात गलत है। इनमें कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई है हमारा अपॉन m स्क्वायर द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका 2m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग 2b है, उसका संवेग क्या होगा। यानी कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग 2b है, तो उसका संवेग क्या होगा। हमारे ऑप्शन हैं mb² mb या फिर 2mb या फिर mb²। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि mb। और कैसे होगा, अभी मैंने बताया था ऊपर कि संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ पे द्रव्यमान क्या कहा है कि द्रव्यमान है m/2 और वेग कितना है 2b, तो 2 से 2 कट गया और जो हमारा बचा संवेग वो कितना बचा, mb। तो इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि mb। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हमारे ऑप्शन हैं गतिज घर्षण, अभिकेंद्र घर्षण, घूर्णन घर्षण या फिर स्थैतिक घर्षण। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक घर्षण को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये लगाए गए बाहरी बल के बराबर और विपरीत दिशा में अपने मान को बदल लेता है। जब तक वस्तु चलना शुरू नहीं करती, स्थैतिक घर्षण का परिमाण बाहरी बल के साथ बढ़ता रहता है और इसकी अधिकतम सीमा को सीमांत घर्षण हम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है तरल, चुंबक, कमानी या फिर स्नेहक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्नेहक या लुब्रिकेंट्स नाम से हम जानते हैं इन्हें। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को लुब्रिकेंट्स कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। हमारे ऑप्शन है हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। उसका कारण क्या है कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और जब विपरीत दिशा में कार्य करता है तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से कार्य माइनस में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है। हमारे ऑप्शन है स्थैतिक बड़ा है घूर्णन से, घूर्णन बड़ा है सर्पी से, घूर्णन बड़ा है स्थैतिक से, स्थैतिक बड़ा है सर्पी से, या फिर स्थैतिक सर्पी घर्षण का क्रम घूर्णन का क्रम बनता है, या फिर सर्पी स्थैतिक या फिर घूर्णन का क्रम बनता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक, सर्पी और घूर्णन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो स्थैतिक घर्षण है वो सबसे अधिक होता है।
क्योंकि वो किसी वस्तु को स्थिर से गति में लाने के लिए आवश्यक बल है। इसकी सतहों के बीच की अनियमितताएं होती हैं और इसका मान सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब वस्तु फिसलने लगती है तो सतहों को आपस में जुड़ने का समय कम मिलता है और ये क्या हो जाता है, स्थैतिक से कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आया हमारा घूर्णन। तो घूर्णन में क्या होता है, घूर्णन या लौटनिक, ये इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है क्योंकि लुढ़काना जो होता है वो फिसलने से भी क्या होता है, आसान होता है। तो सबसे मुश्किल क्या काम था कि कोई वस्तु रखी हुई है और उसे हमें उसकी गति स्टार्ट करनी है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा घर्षण था। फिसल रही है कोई चीज़ तो उसमें संपर्क समय कम है और बल कम लगाना पड़ेगा फिसलाने में, इसलिए स्थैतिक से घर्षण सर्पाकार वाला कम होता है। और घूर्णन यानी कि लुढ़काने में सबसे कम बल की जरूरत है, यानी कि वो सबसे कम है। तो ये सबसे सही क्रम है कि स्थैतिक सबसे ज़्यादा होता है, सर्पी उससे कम, और घूर्णन वाला जो घर्षण है वो सबसे कम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये याद रखिएगा जरूर, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। हमारे ऑप्शन है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदलना, स्थैतिक को गतिज घर्षण में बदलना, या फिर मात्र सुविधा के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गतिज घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदलने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल के कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन आरोपित बल की विपरीत दिशा में होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन जब बल की दिशा में होता है तभी किया गया कार्य धनात्मक होता है। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कार्य निगेटिव होता है और जब उसी दिशा में होते हैं तो कार्य धनात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? हमारे ऑप्शन है विस्थापन बल एफ और एस के बीच का कोण या फिर संवेग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, जहाँ F है बल, S है विस्थापन और जो थीटा है वो होता है F और S के बीच का कोण। तो इन तीनों पर ये निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, या फिर वस्तु के परिमाण और दिशा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, निर्धारित नहीं कर सकते, सकारात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जा रही है, यानी कि वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, ये वस्तु है हमारी, यहाँ ये वृत्ताकार पथ पे घुमाई जा रही है तो उस पर अभिकेंद्र बल लगता है और वो हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। जो वृत्त का केंद्र है उसकी ओर बल लगता है और जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है उसका जो स्थिति है उसमें ये हम मानेंगे कि इसकी जो गति है वो वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। और तो इसका मतलब जो गति हो गई, गति की दिशा और बल की दिशा, उसके बीच का जो कोण हुआ वो कितना हुआ, 90 डिग्री। और कार्य का फॉर्मूला अभी क्या बताया था मैंने, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, हाँ। और तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। और जब एफ एस की गुणा 0 से करेंगे तो हमारा किया गया कार्य कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वृत्ताकार पथ पर जब वस्तु घुमाई जा रही है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। या वैसे भी याद रखिए कि जब भी कभी गति की दिशा और बल की दिशा के बीच का कोण 90 होगा तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ऊर्जा, दबाव, जड़ता या फिर बल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। हमारे ऑप्शन हैं समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्रतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्रतापीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, या फिर एंड समुद्र तापीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ये हमारे आंसर हैं। बाकी ऑप्शन में देखिए, बाकी ऑप्शन में पहले ऑप्शन में भूतापीय ऊर्जा है जो समुद्र में नहीं मिलती, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा है जो समुद्र से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमारा आंसर बैठा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। ये तीनों ऊर्जाएं समुद्र से पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान कौन सा होगा। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, इसको समझ लीजिएगा 1 किलोवाट घंटा, इसको हम कैसे परिवर्तन करेंगे जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा में आप जानते हैं 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो वाट सेकंड में जो होता है उसी को हम जूल कहते हैं, ठीक है। वाट सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए, और घंटे को हम सेकंड बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 गुणा 60 से। तो 6 छंग 36 और 0 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 और गुणा हो गया हमारा 10 की घात 6, 5 0 और 1 अंक ये हो गया। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हुआ बी। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। हमारे ऑप्शन हैं उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा में। जब कोई संपीड़ित मतलब यानी कि हमने उसको प्रेस करके स्प्रिंग को छोड़ दिया है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। तो ये है हमारे ऑप्शन 1/2 mv², mgh, mb या फिर ma। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का मान। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² इसका मान होता है काइनेटिक एनर्जी का। याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। हमारे ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तित
हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज कार्य। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु द्वारा कोई अपनी विशेष स्थिति या आकार की वजह से लगने वाली जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। हमारे ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, आधी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी या फिर 4 गुना हो जाएगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। यानी कि हमने क्या बढ़ाया था, उसका वेग बढ़ाया था और वेग पर निर्भर नहीं करती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है उसकी स्थिति पर और स्थिति उसकी उसी निश्चित ऊंचाई पर है। स्थितिज ऊर्जा का मान किसी कोई वस्तु अगर किसी निश्चित ऊंचाई पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। तो जब h में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो स्थितिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नियत रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमारे आंसर है ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, निर्माण नष्ट दोनों किया जा सकता है और ना निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है और यही होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। यानी कि उसे ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है। हमारे ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक में या फिर यांत्रिक गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, अनंत या फिर स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना, शून्य या फिर स्थिर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। यानी कि अगर मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है। अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती है दूसरी बढ़ती है, योग हमेशा स्थिर रहेगा अगर वायु प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। हमारे ऑप्शन है रासायनिक का प्रकाश में, रासायनिक का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है। हमारे ऑप्शन है तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा समुद्र से हमें नहीं मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमारे ऑप्शन है सौर, पवन, नाभिकीय या फिर जल विद्युत। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय स्रोत वो स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होते और प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होते रहते हैं, जैसे कि सौर है, जल है, पवन है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को गैर नवीकरणीय में रखा जाता है क्योंकि इसमें यूरेनियम जैसे पदार्थों के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और उनकी मात्रा पृथ्वी पर सीमित है, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शन है बल, शक्ति, ऊर्जा या फिर आवेग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? हमारे ऑप्शन है 1750, 500 या फिर 250। तो हमारा आंसर यहाँ पर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी 750। एक्चुअल में जो पावर का जो एग्जैक्ट मान है वो हॉर्स पावर में यानी कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर ये इसके आसपास बैठता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या फिर लघु रेंज बल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल इन सब बलों में एक कमजोर बल है। अब चलते हैं हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब प्रकृति में 4 मौलिक बल होते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कुछ आ सकता है कि 4 मौलिक बल होते हैं प्रकृति में: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। और इन सब में जो सबसे कमजोर होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन उसके बाद भी ये अनंत दूरियों तक काम करता है और जिससे ये ब्रह्मांड की संरचना में निर्माण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? हमारे ऑप्शन हैं धक्का, प्रतिरोध, बाहरी बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल वो बल है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? हमारे आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, परावर्तन का नियम, जड़त्व का नियम या फिर अपवर्तन का नियम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये जो है क्वेश्चन कि 2 पिंड जिनका द्रव्यमान m है एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और दूसरा एक निकाय है उसमें पिंडों के द्रव्यमान 2m है और एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहली वाली स्थिति में कह रहे हैं गुरुत्वीय बल F है और गुरुत्वीय बल का जो फार्मूला होता है हमारा F = होता है Gm1m2/r²। तो पहली स्थिति में दोनों के द्रव्यमान m थे, तो m1m2 कितना हुआ m² और r² तो r² ही रहना है, तो ये हुआ F। अब कह रहे हैं दूसरी स्थिति ऐसी है कि पिंडों के द्रव्यमान कितने हो जाए m की जगह 2m। तो देखिए जो हम F2 निकालेंगे तो वहाँ पे g तो यही रहना है, m1m2 2m × 2m कितना हुआ 4m² और अपॉन कितना है r की जगह कितना हुआ r/2 यानी कितना हो जाएगा r²/4। और ये जो /4 है वो कहाँ आ जाएगा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो यानी कि जो F2 का मान आया वो आया हमारा Gm² और साथ में कितना आ गया 4 चौक 16 और ये किसका मान था पहले वाले F का मान। तो इसलिए जो आंसर इसका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16F। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज की थी? हमारे ऑप्शन है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश या फिर जॉन डाल्टन। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज की थी। इसका मान लगभग 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज तो की थी न्यूटन ने, लेकिन वो जी की खोज नहीं कर पाए थे सार्वत्रिक नियतांक जी की। उसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में की थी। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन या फिर डार्विन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की सन 1687 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। हमारे ऑप्शन हैं
एम अपॉन आर स्क्वायर, एम अपॉन आर, एम आर, या फिर एम स्क्वायर आर अपॉन आर, एम स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है वो होता है G=G m अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अनुपातिक किसके होता है जी अनुपातिक होता है m/r स्क्वायर के, क्योंकि ये क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक। तो इसलिए हमारा आंसर आया कि अनुपातिक होगा m/r स्क्वायर के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है, हमारे ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की क्यूब, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरुत्वीय जी के कारण जो त्वरण है वो होता है हमारा G(m)r स्क्वायर, या mr² अपॉन जी, या फिर G/mr स्क्वायर, या फिर Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो Gm अपॉन आर स्क्वायर मान होता है हमारे गुरुत्वीय त्वरण का। तो देखिए अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था अभी गुरुत्वीय बल का, वो क्या था, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इसमें एक पिंड पृथ्वी माना जाए तो उसका द्रव्यमान अगर m है तो हम पढ़ चुके हैं कि वो कितना बल लगाती है, mg के बराबर। और बराबर कितना हुआ, g, एक m तो यही रहेगा, एक स्मॉल m हुआ, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m से m कट जाएगा तो जो g बचेगा, तो g बचेगा G=Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो वही इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है g का मान, ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम रहता है, नियत रहता है, या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, सतह से नीचे जब हम जाते हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर ये शून्य हो जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से जब केंद्र की ओर जाएंगे तो केंद्र पर जाकर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। वैसे ही अगर सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान कम होता है, और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग, मंगल के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/8वां भाग, या फिर मंगल के गुरुत्वाकर्षण का 1/8वां भाग। तो देखिए हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। यानी कि अगर किसी का भार यहाँ पर जितना है उसका अगर वहाँ पे जाके तुलता है तो उसका भार 1/6 यानी कि 6वां हिस्सा रह जाता है। चंद्रमा पर वस्तुएं क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर, पिंड और द्रव के घनत्वों के अंतर पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंड और द्रव के घनत्वों के अंतर पर। कोई भी चीज किसी द्रव में डूबेगी या फिर तैरेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि पिंड और द्रव के घनत्व में क्या अंतर है। वो वस्तु
कब डूबती है? अगर मान लीजिए जो चीज़ हमारी वो ऑब्जेक्ट है उसका घनत्व लिक्विड के घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर उस वस्तु का घनत्व लिक्विड के घनत्व से कम है या बराबर है तो वस्तु क्या होगी? तैरती रहेगी। तो ये बात याद रखिएगा, सिद्धांत ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? हमारे ऑप्शन हैं तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, उसमें डूबी वस्तु का वजन, या तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थ का घनत्व कितना है और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन कितना है। इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल। और यही है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। तो वस्तु जो हटाएगी तरल का वजन कितना होगा? वजन होगा घनत्व गुणा आयतन गुणा जी। तो घनत्व तो किसका हुआ? तरल का। और आयतन क्या हुआ? जो वस्तु डूबी हुई है उसका कितना आयतन डूबा हुआ है, यानी कितनी जगह का उसने हटाया है। तो तरल पदार्थ का घनत्व और डूबी हुई वस्तु का आयतन, इन दोनों पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल, और यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप जो बल है वो होगा। हमारे ऑप्शन हैं वस्तु के भार से कम, शून्य, या फिर वस्तु के भार के बराबर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार के बराबर। अगर वस्तु तैर रही है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर, या फिर आयतन पर। तो अभी बात हो चुकी है कि ये निर्भर करता है तरल के घनत्व पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबी हुई किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, और ये कथन संबंधित है। हमारे ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का, पास्कल का नियम, या फिर बीयर लैम्बर्ट नियम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत की डेफिनेशन ही आ गई है ये कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, या फिर हाइड्रोमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी सब इलेक्ट्रोमीटर, जहाज पनडुब्बी की डिजाइनिंग और हाइड्रोमीटर सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है कि स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। यानी कि पानी के ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर वो पिघल जाएगा तो पानी के ग्लास के स्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैरता हुआ जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसने अपने वजन के बराबर पानी विस्थापित कर रखा है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वो उसी आयतन को भर लेता है और उस स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, या समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, या फिर दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसका कारण क्या है। छोटे बुलबुले में हवा का दबाव अधिक है और बड़े में दबाव कम है, और जब
हम ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संपर्क में ला रहे हैं, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। उच्च दाब कहाँ था, छोटे बुलबुले में, यानी कि छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की तरफ जाएगी। तो जब छोटे से निकलेगी तो छोटा बुलबुला और छोटा, और जब बड़े में जाएगी तो बड़ा और बड़ा हो जाएगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, या फिर अणुओं के बीच विद्युत बल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच ससंजक बल। तो ससंजक बल क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। द्रव के भीतर के अणु चारों तरफ से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो सतह पर मौजूद है उसमें केवल नीचे की ओर खिंचाव महसूस होता है, उसकी वजह से पृष्ठ तनाव पैदा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है, द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, या फिर द्रवों की श्यानता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसिका क्रिया। केसिका क्रिया की वजह से फाउंटेन पेन काम करता है। केसिका क्रिया में क्या होता है? फाउंटेन पेन की नींव हमने देखी है, उस नींव के बीच में एक बहुत छोटी सी छिद्र होता है, और इस छिद्र को ही हम केसिका कहते हैं, और इसकी वजह से ही इंक उसमें नीचे आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग का संरक्षण, या फिर आवागादो की अवधारणा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनके बीच का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाता है, और जिससे द्रव की श्यानता कम हो जाती है। किसी तरल द्रव का वो गुण जिससे अलग अलग परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का जो विरोध करता है, ये तरल, उसी को हम श्यान बल कहते हैं। ये तरल पदार्थों का गाढ़ापन या बहने के प्रतिरोध की माप है। यानी कि पानी और शहद, उनमें देखिए एग्जाम्पल, पानी ज़्यादा बहता है, शहद कम बहता है, तो इसमें पानी जो ज़्यादा बहता है उसका श्यान बल कम है, और शहद का श्यान बल क्या है? ज़्यादा है। तो बहने का जो प्रतिरोधी बल है वही श्यान बल है। तो पानी की तुलना में शहद क्या है? अधिक श्यान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? समान रूप से घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, या फिर समान रूप से बढ़ता है? तो देखिए हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। तो जल, देखिए जल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, जल एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है 0 डिग्री। ये क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जल को गर्म करते हैं तो जल का घनत्व बढ़ता है और आयतन क्या होता है? घटता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखिएगा, ये बड़ा असामान्य सा इसका व्यवहार है जल का। वो भी कौन से टेम्परेचर के बीच में? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। लेकिन जब उसके बाद 4 से ऊपर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? जल का आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है, यानी कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कम होगा और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो जल का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? निम्न घनत्व, आसान उपलब्धता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, या फिर निम्न क्वथनांक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता।
तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि पानी अपने तापमान में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को सोख सकता है। तो इसलिए हम ठंडे पानी का यूज कार रेडिएटर में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग कितने जूल के बराबर है? हमारे ऑप्शन 4.2, 2.4, 0.24 या फिर 0.48। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.2। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल के। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा? 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करके क्या आएगा? हमारे ऑप्शन है 846, 645 केल्विन, 546 या फिर 746 केल्विन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 645 केल्विन। तो सेंटीग्रेड को जब भी हमें केल्विन में चेंज करना हो तो हम जितना सेंटीग्रेड में है उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 372 में जब हमने 273 जोड़ा तो आया हमारा 645 केल्विन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परम शून्य वह तापमान है जिस पर जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस स्थिति में होते हैं, आणविक गति समाप्त हो जाती है या फिर बर्फ पिघलने लगती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आणविक गति समाप्त हो जाती है। परम शून्य वह तापमान है जिस पर आणविक गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को हम परम ताप कहते हैं। और ये वो टेम्परेचर है कि यहाँ पर पदार्थ के अणुओं की गति पूरी तरह रुक जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि पूरी तरह से इस टेम्परेचर पर पहुँचना संभव नहीं है। हम इसके बहुत वैज्ञानिक प्रयोगों में बहुत 0.0000 केल्विन 0.0001 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 0 केल्विन तक पहुंचना अभी तक संभव नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? हमारे ऑप्शन हैं 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या फिर 80 फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग टेम्परेचर है, भाप बिंदु है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, और ये सेंटीग्रेड पे होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखिएगा कि फ़ारेनहाइट पर 212 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा आंसर तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो लगभग सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मानव शरीर का टेम्परेचर दोनों ही पैमानों पर आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध दिखाता है? तो देखिए, ये हमारे ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं और आप ये याद रखिएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी F = 1/8 C + 32। तो F = है 1/8 C + 32, या इसका जो जनरल फार्मूला है वो याद रखिएगा, C = 5/9 F - 32।
32, यही इसका रूप ये हो जाता है। 5 C बराबर 5/9 F माइनस 32, या F को उधर जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ये इसका रूप ये भी हो जाता है कि F इज इक्वल टू हो जाएगा C/18 माइनस 32, C बराबर 5/9 F माइनस 32 ही इसका मेन रूप है, इसी को आप याद रखिएगा। या फिर ये F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से निकल के 1.8 C प्लस 32। तो तीनों जो पैमानों में संबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट संबंध है ये, इसको याद रखिएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि इसको इसमें चेंज करो, तो ये आप याद रखेंगे F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन है 0 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन या फिर 23 केल्विन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 केल्विन। अभी ऊपर बता चुकी हूँ मैं, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम ताप। तो परम ताप ये है और यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, और यहाँ पहुँचकर अणुओं की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भाप बिंदु था ऊपर भी आ चुका है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, या निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। जानते हैं प्रेशर कुकर में अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, यानी कि दाब उच्च है, और उच्च दाबमान पर दबाव बढ़ जाता है तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, यानी कि जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना है उसका क्वथनांक बढ़कर 120 डिग्री पर कुकर में पहुंच जाता है, तो जिससे कि उबलने से पहले पहले भोजन के कणों को अधिक ऊष्मा मिल जाती है और भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी ही पक जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठोस पदार्थों में ऊष्मा अंतर यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन या फिर चालन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी चालन। ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का हस्तांतरण है वो चालन के द्वारा होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण जहाँ सीधा ऊष्मा सीधे संपर्क से एक अणु से दूसरे अणु में प्रवाहित होती है उसको चालन कहते हैं, और संवहन मुख्य रूप से तरल पदार्थों में होता है, और विकिरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? हमारा ऑप्शन है तांबा, सीसा, पारा या फिर जस्ता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीसा इनमें से सबसे अधिक कुचालक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? कार की बेल्ट, अलार्म घड़ी, बॉल पेन या फिर स्टीम आयरन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टीम आयरन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टीम आयरन ये ऊष्मागतिकी सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। इसका उपयोग पानी को भाप में बदलने में और कपड़ों की सिलवटें निकालने में ये सभी ने लगभग प्रयोग किया होगा। पहले समय में अगर पुरानी ऊन का घरों में देखा होगा आपने कि पुरानी ऊन का कुछ बनाना होता था घर में मम्मियों को, उन्हें पता नहीं था ये कौन सा नियम है, लेकिन वो क्या करती थी कि ऊन को लच्छे बना के और एक बर्तन के ऊपर भाप के ऊपर रख देती थी चल्ली में करके, और उससे उसकी सिलबटें ख़त्म हो जाती थी। तो ये स्टीम आयरन है, ठीक है। स्टीम से प्रेस करना मतलब स्टीम से सिलबटें दूर करना। ऊष्मागतिकी के 4 मुख्य नियम होते हैं। ऊर्जा, तापमान और एंट्रोपी के व्यवहार की व्याख्या इनसे होती है। तो चारों नियम ऊष्मागतिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ लेना। पहला नियम सोनेवा नियम था, तापमान का सिद्धांत यानी कि तापीय संतुलन में काम आ रहा था ये, थर्मामीटर वगैरह इसी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर ले सकते हैं। दूसरे नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम शुरू हो गए थे। पहला नियम क्या था? ना ऊर्जा
पैदा हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। दूसरा लॉ था एंट्रोपी का नियम कि ऊष्मा के बहने की दिशा तय होती है इससे। फिर इसके बाद जो चौथा नियम था वो तीसरा नियम था, जो तीसरा नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का। इसमें तापमान की सीमा एंट्रोपी की के संबंध थे। इसमें परम शून्य तापमान पर किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है और इसका बड़ा महत्व है और इससे प्रयोग द्वारा शून्य तापमान तक पहुंचना संभव नहीं हो चुका है। और एंट्रोपी कहते हैं किसी सिस्टम में अंदर की अव्यवस्था यानी कि गड़बड़ी। और गर्म होने पर परमाणु तेज़ी से भागते हैं, ज़्यादा एंट्रोपी होती है, और ठंडा होने पर उनकी क्योंकि गति जो है बिल्कुल शांत हो जाती है इसलिए कम एंट्रोपी होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने पर पदार्थ का सामान्य व्यवहार बिल्कुल बंद हो जाता है और उसमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हावी होते हैं, जिनके बारे में आपने अगर थोड़ा विस्तार से पढ़ना है तो आप पढ़िएगा। उसमें बोस, आइंस्टीन, कैडेंसेट थे, सुपर कंडक्टर्स थे, मैगले वेंट्रो थे, और उसी पे हमारी जो ये मेट्रो ट्रेन वगैरह जो चल रही हैं बहुत तेज़ गति वाली, ये उन्हीं पर आधारित हैं। गोड पार्टिकल, ब्रह्मांड के रहस्यों में गोड पार्टिकल की खोज करने वाली, ये सब यहीं से आता है जब हम पहुंचते हैं परम शून्य ताप क्रम की तरफ यानी कि परम ताप की तरफ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें साइंस पढ़ते हुए हमें पता लगती हैं, जो हमारे मतलब दैनिक जीवन के लिए भी बड़ी ज़रूरी है इन्हें पढ़ना। केवल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी हमें साइंस को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अपडेट करते रहिए अपने आप को, पढ़ते रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊष्मागतिकी के नियम और इंजन में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। चुंबक, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण या फिर ऊष्मागतिकी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्थानांतरित होती है, ये ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है बॉयल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? स्थिर दाब है, ताप है, ऊष्मा का प्रभाव नहीं है या फिर स्थिर आयतन है? तो देखिए नाम में ही इसका आंसर है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिर ताप। समतापीय नाम में ही है। आइसोथर्मल यानी कि ताप, इसमें क्या रहता है, इन प्रोसेस में ताप नियत रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समदाबीय में क्या स्थिर रहता है? आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या स्थिर रहता है? तो इसके भी नाम में ही आंसर है समदाबीय यानी कि इसमें दाब स्थिर रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम आयतनिक प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? तो ये भी नाम में इसका आंसर है आइसोकॉरिक यानी कि सम आयतनिक, इसमें जो स्थिर रहता है वो है आयतन। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? अब देखिए इसमें क्या स्थिर रहेगा? दाब, ताप, आयतन या फिर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसमें वातावरण और सिस्टम के बीच में कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या फिर रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा? तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ दें तो उसका क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नॉर्मली हमारे छोटे बच्चों को लगता है कि रेफ्रिजरेटर खोल लो और कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो ठंडा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अंदर की गर्मी को बाहर छोड़ता है और जब दरवाज़ा खुला होता है तो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर अंदर के तापमान को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है और इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेटर द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा और कंप्रेसर के चलने से पैदा हुई अतिरिक्त गर्मी कमरे में ही मिल
जाती है और कमरे का तापमान बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। तो कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल इंजन में क्यों किया जाता है? स्पार्क इग्निशन इंजन है, इसमें हवा और ईंधन के मिश्रण को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु की गति की मापन किया जाता है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है और वो किसके बराबर होता है? 10⁵ किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10⁵ या फिर 1 ग्राम इतना या फिर 10⁵5। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 डाइन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक है? हमारे ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय फ्लक्स, ज्योति तीव्रता या फिर श्यानता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? फेरेड, हेनरी, पास्कल या फिर वेबर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक अदिश राशि है, सदिश है, न अदिश न सदिश, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक अदिश राशि है। तो देखिए ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है विद्युत विभव का, कई परीक्षाओं में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अदिश हमारी राशियां दो तरह की होती हैं, अदिश और सदिश। जिन राशियों के लिए दिशा की जरूरत होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जिनके लिए दिशा की नहीं केवल परिमाण की जरूरत है वो अदिश यानी कि हमारी स्केलर राशियां होती हैं, और सदिश यानी कि वेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या फिर हवाई जहाज की गति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? हमारे ऑप्शन हैं 1000 या फिर ये 10⁶, 10,000 या फिर 1,00,000। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10⁶। 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं। तो बहुत छोटी राशि है माइक्रोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? हमारे ऑप्शन हैं गैलीलियो, केपलर, टॉल्मी या फिर न्यूटन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने सबसे पहले गति को परिभाषित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड, किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? हमारे ऑप्शन है ऋजुरेखीय गति, आवर्त गति, घूर्णन गति या फिर दोलन गति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋजुरेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन है ये सारे के सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाल का सूत्र क्या है? चाल का सूत्र क्या है? ये दूरी बटे समय है या दूरी समय, समय दूरी, विस्थापन समय। तो देखिए चाल का फार्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये मेन फार्मूला, छोटा सा फार्मूला लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग समय ग्राफ। तो वस्तु का वेग जो समय के साथ दिखाए उसको वेग समय ग्राफ ही कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है?
हमारे ऑप्शन है एज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एज इक्वल टू वी प्लस यू टी, एज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, एज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण पहले भी बता चुकी हूँ मैं, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो ये भी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, यानी कि जो परिवर्तन हुआ उसको समय से डिवाइड कर देंगे तो समय वेग परिवर्तन की दर आ जाएगी और उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी अपनी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए, और क्विक रिवीजन इससे आप सबका हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में मुझे बता दें कि आपको अगर कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत लग रही है तो मुझे आप बता दें। ठीक है, धन्यवाद।